नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर। पहली वीडियो में हमने ये पूरा पाठ अच्छे से समझा था। अब बारी है इसके प्रश्न उत्तर की। पाठ का नाम है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाला और लेखक हैं निदा फाजली, जिनका जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। ये एक माइंड मैप के जरिए हम जानते हैं लेखक का परिचय क्या है, फिर पाठ का सार क्या है। अगर आप इस माइंड मैप को भी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पाठ के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते थे? अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते थे क्योंकि वो हमेशा रोते रहते थे, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी रहते थे और उन्हें ईश्वर का संदेशवाहक भी कहा जाता है। सेकंड है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों? लेखक की माँ हमेशा कहती थी कि हमें शाम के समय पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि यदि हम पत्ते तोड़ेंगे तो पेड़ों को रोना आ जाएगा या उन्हें तकलीफ होगी, इसलिए शाम को पेड़ों से पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। प्रश्न नंबर 3, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ? प्रकृति में हमने चैप्टर में पढ़ा था कि प्रकृति में असंतुलन आ गया है ना। तो क्या क्या कारण था कि वो असंतुलन आया है? गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो बहुत अधिक पड़ने लग जाती है, बारिश आती है तो बारिश आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी अभी आपने देखा होगा कि अचानक से सुबह से इतनी तेज गर्मी होती है और अचानक से धूल भरी आंधी चलती है और बारिश आ जाती है ना। अचानक से भूकंप आ रहा है, सैलाब आ रहे हैं, तूफान आ रहे हैं और इसके साथ साथ कोई ना कोई नई बीमारी जन्म लेती है। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 4, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा क्यों रखा था? एक घटना हमने पढ़ी थी चैप्टर में कि जब वो ग्वालियर में थे तो क्या हुआ था, उनके ग्वालियर वाले घर में बिल्ली ने जब कबूतर के एक अंडे को तोड़ दिया तो लेखक की माँ ने सोचा कि मैं दूसरा अंडा संभाल कर रख देती हूँ। ठीक है, लेकिन जब वो जैसे ही उस दूसरे अंडे को संभालने लगी तो उस कोशिश में अंडा क्या हुआ, नीचे गिरकर टूट गया। और ये सब देखकर ना कबूतरों का जो जोड़ा था, जिनके वो अंडे थे, वो परेशान होकर इधर उधर फड़फड़ाने लगे। तो कबूतरों की आंखों में उनके बच्चों से जो बिछुड़ने का दुख था ना, वो उस माँ को बहुत परेशान कर गया, लेखक की माँ को बहुत परेशान कर गया। इस पाप को, जो पाप उससे उसने जानबूझकर नहीं किया था, उसने जानबूझकर नहीं गिराया। ठीक है, वो तो उसे संभालने के लिए उठी थी, लेकिन जो पाप उससे गलती से हो गया, उस पाप को खुदा से माफ कराने के लिए लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोजा रखा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि ग्वालियर से बंबई के बीच समय के साथ बहुत सारे बदलाव हुए। ठीक है, वर्सोवा में जहाँ लेखक का घर है, वहाँ लेखक के अनुसार किसी समय में पक्षियों का बसेरा हुआ करता था, है ना। पक्षियों ने अपना घर बना रखा था, लेकिन जब जब बिल्डिंग बनी तो वो पक्षी बेचारे उसको छोड़कर कहीं और जाकर रहने लगे। ठीक है, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे और न जाने कितने जानवर थे। अब तो यहाँ समुद्र के किनारे केवल लंबे चौड़े गांव बस गए हैं। इन गांव ने न जाने कितने पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया है और इन पशु पक्षियों में से कुछ तो शहर को छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके उन्होंने यहीं कहीं पर अस्थायी घर बना लिया है, मतलब टेम्परेरी बना लिया है, क्योंकि उन्हें पता है
कि कल को दोबारा कोई कंस्ट्रक्शन वाले आएंगे, नई बिल्डिंग खड़ी करेंगे, तो हो सकता है हमें दोबारा यहाँ से मूव करना पड़े। किन्हें मूव करना पड़े? पशु पक्षियों को। तो उन्होंने, वो भी इतने समझदार बन गए हैं कि अब उन्होंने अस्थायी घर या टेम्परेरी घर बनाना शुरू कर दिया है। प्रश्न नंबर 6, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। डेरा अर्थात अस्थायी घर। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन आकर तोड़कर चला जाए उन्हें नहीं पता। बड़ी बड़ी इमारतें बन जाने के कारण कई पक्षी बेघर हो गए हैं। जब उन्हें अपना घोंसला बनाने की जगह नहीं मिली तो उन्होंने इन इमारतों में ही अपना डेरा बना लिया। आपने एक किस्सा चैप्टर में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कैसे वो जो थे कबूतर थे, वो लेखक की लाइब्रेरी में चले जाते थे। बाद में उसकी जिस खिड़की से वो जाते थे, उस खिड़की पर भी लेखक की पत्नी ने जाली लगा दी थी, है ना। प्रश्न नंबर 7, शेख हयाज के पिता अपनी बाजू पर काला चियोंटा रेंगता देखकर भोजन छोड़कर क्यों खड़े हो गए थे? क्या हुआ था? एक दिन शेख हयाज के पिता कुएं से नहाकर लौटे और जब वो आकर अपने घर पर खाने की थाली लेकर बैठे, उन्होंने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा ही था कि उनकी नज़र उनके बाजू पर धीरे धीरे चलते हुए काले चियोंटे पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने कीड़े को देखा, वे भोजन छोड़कर खड़े हो गए। उनको खड़ा देखकर शेख हयाज की माँ ने पूछा कि क्या बात है, खाना क्यों छोड़ दिया? क्या भोजन अच्छा नहीं लगा? इस पर शेख हयाज के पिता ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, वे उसी को उसके घर यानी कुएं के पास वापस छोड़कर आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स उन्हें लगा कि इस चोंटे का असली घर कहाँ है, कुएं के पास है, और कुएं के पास से शायद वो गलती से उसकी बाजू पर चढ़ गया और उसके साथ साथ उसके घर आ गया, तो उसको वापस घर छोड़कर आना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका हमारे नेचर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे वैसे समुद्र अपनी जगह से पीछे हटने लगा। हम अक्सर देखते हैं कि पहाड़ खिसक रहे हैं ना, भूसंकलन हो रहा है, लेकिन समुद्र की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। तो इस चैप्टर में समुद्र के बारे में भी लिखा लेखक ने। ठीक है, कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे समुद्र अपनी जगह से पीछे हटने लगा है। लोगों ने पेड़ों को काट कर रास्ते बनाने शुरू कर दिए हैं और प्रदूषण इतना अधिक फैल रहा है कि उससे परेशान होकर पंछी अपनी बस्तियां छोड़कर जा रहे हैं। बारूद से होने वाली मुसीबतों ने सभी को परेशान कर रखा है। वातावरण में इतना अधिक बदलाव हो गया है कि गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, बरसात का कोई निश्चित समय नहीं है, भूकंप, तूफान, सैलाब, रोज कोई ना कोई नई बीमारियां आ रही हैं। और क्या क्या, ये सब मानव द्वारा किए गए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही नतीजा है। इन सभी के कारण मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मानव के जीवन पर इन सब का बहुत प्रभाव पड़ा है। देखो, अभी दो तीन क्वेश्चन पहले ही मैंने इसका जिक्र किया था और ये प्रश्न आ गया कि लेखक की पत्नी को खिड़की पर जाली क्यों लगानी पड़ी? 2 कबूतरों की वजह से। ठीक है, क्या करते थे वो 2 कबूतर? 2 कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बना रखा है। उनके बच्चे अभी छोटे हैं, उनकी पालन पोषण की जिम्मेवारी उन बड़े कबूतरों पर है। ठीक है, बड़े कबूतर दिन में बहुत बार उन छोटे कबूतरों को खाना खिलाने आते जाते रहते थे, लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बहुत परेशानी होती थी। कभी कबूतर किसी चीज़ से टकरा जाते थे, कभी चीज़ों को गिरा देते थे, तोड़ देते थे। कबूतरों के बार बार आने जाने और चीज़ों को तोड़ने से परेशान होकर
लेखक की पत्नी ने जहाँ कबूतरों का घर था, जहाँ से उनका आना जाना लगा रहता था, यहाँ तक कि कबूतर क्या करते थे, लेखक की किताबों तक में चले जाते थे। ठीक है, उन्हें फाड़ देते थे या वहाँ रखा सामान गिरा देते थे। तो लेखक की पत्नी ने कबूतरों का जहाँ से आना जाना लगा हुआ था वहाँ पर जाली लगा दी और कबूतरों के बच्चों को भी वहाँ से हटा दिया जहाँ से कबूतर आते जाते थे। उस खिड़की को भी बंद किया जाने लगा था। प्रश्न नंबर 3 कि समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला। कई सालों से क्या हो रहा था, बड़े बड़े मकानों को बनाने वाले बिल्डर मकान बनाने के लिए समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। बेचारा समुद्र लगातार सिकुड़ता जा रहा था। पहले तो समुद्र ने अपनी फैली हुई टांगों को इकट्ठा किया, सिकुड़ कर बैठ गया, फिर जगह कम होने के कारण घुटने मोड़ कर बैठ गया। अब भी बिल्डर नहीं माने तो समुद्र खड़ा हो गया। जब समुद्र के पास खड़े रहने की जगह भी कम पड़ने लगी तो समुद्र को गुस्सा आ गया और कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है उसको गुस्सा उतना ही कम आता है, परंतु जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर सकता। समुद्र के साथ भी वही हुआ। जब समुद्र को गुस्सा आया तो एक रात वह अपनी लहरों के ऊपर दौड़ता हुआ आया और 3 जहाजों को ऐसे उठाकर उसने 3 दिशाओं में फेंक दिया जैसे कोई किसी बच्चे की गेंद को उठाकर फेंक दिया है। एक को कहाँ फेंका, वर्ली के समुद्र के किनारे, दूसरे को बांद्रा के कार्टर रोड के सामने और तीसरे को गेटवे ऑफ इंडिया के पास। एक को वर्ली के समुद्र के किनारे, दूसरे को बांद्रा के कार्टर रोड के सामने और तीसरे को गेटवे ऑफ इंडिया के पास। अब जो है गेटवे इंडिया के पास जो जहाज है वो अब भी घूमने आए लोगों का मनोरंजन का साधन बना हुआ है। समुद्र ने तीनों को इस तरह फेंका कि कोशिश करने पर भी उन्हें दोबारा चलाने के लायक नहीं बनाया जा सका। प्रश्न नंबर 4 करते हैं। मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। ठीक है, लेखक इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि उस ईश्वर ने हम सभी प्राणधारियों को एक ही मिट्टी से बनाया है। यदि सभी से प्राण निकल कर वापस मिट्टी बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान ही नहीं रहेगा। कहते हैं ना कि हमारा शरीर जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, पंच तत्व से बना हुआ है और आखिर में वो पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है, मिट्टी में ही विलीन हो जाता है। तो उसे जिससे पहचाना जा सके कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है, कोई निशान नहीं रहेगा। भाव ये है कि लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि उसमें कितनी मनुष्यता है और कितनी पशुता। ठीक है, अब हम करेंगे आशय स्पष्ट। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था। हाँ, नेचर की भी अपनी एक सीमा होती है, सहन शक्ति की एक सीमा होती है और जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो उनके गुस्से को कोई शांत नहीं कर पाता। और प्रकृति को भी जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, इसका एक नमूना हमने समुद्र वाले किस्से में देखा है ना, कि कैसे उसने अपने तीनों जहाज़ों को उठाकर 3 अलग-अलग दिशाओं में फेंक दिया था और ये नमूना इतना डरावना था कि मुंबई के निवासी डर कर अपने अपने देवी देवताओं से उस मुसीबत से बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे थे।
जो जितना बड़ा होता है उसे गुस्सा उतना ही कम आता है। आप इस प्रश्न में भी समुद्र वाले किस्से को लिख सकते हो और साथ में आपको लेकिन वो मेंशन करना पड़ेगा कि जैसे समुद्र इतना विशाल है, इतने सालों से वो शांत बैठा था, सिकुड़ रहा था, वो गुस्सा नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसे गुस्सा आया तो उसने सब कुछ तहस महस कर दिया। ठीक है, तो उस लाइन को, जो क्वेश्चन की लाइन होती है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आपको वो जरूर एक्सप्लेन करना होता है। आपको पहले वो किस्सा लिखना होता है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी एक्सप्लेन करना होता है कि कैसे। ठीक है, तो आप वो किस्सा लिखेंगे कैसे 3 जहाज़ों को इधर उधर फेंका, और ये भी बताएंगे कि समुद्र भी बहुत विशाल होता है और कैसे कैसे उसने अपने गुस्से को बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने ऐसा काम किया। ठीक है, इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया और उनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए। जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। ठीक है, लेखक क्या कहता है कि ग्वालियर से बम्बई के बीच किसी समय में दूर तक जंगल ही जंगल थे, पेड़ पौधे थे, पशु पक्षी थे, न जाने कितने जानवर थे। अब तो यहाँ समुद्र के किनारे केवल क्या है, लंबे चौड़े गांव बस गए हैं। इन गांव ने न जाने कितने पशु पक्षियों से उनका घर छीन लिया। ये तो तब की बात है जब लेखक ने चैप्टर लिखा, उसके बाद से तो और कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है ना, और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो ये तब की बात थी, उसके बाद से तो शायद इनका बसेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। इन पशु पक्षियों में से कुछ तो शहर को छोड़कर चले गए और जो नहीं जा सके उन्होंने यहीं कहीं पर अस्थायी घर बना लिए। अस्थायी इसलिए क्योंकि कब कौन आकर उनका घर तोड़कर चला जाए ये वो भी नहीं जानते। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, ये बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। उनके पीछे इसके पिता की छिपी हुई भावना यह थी कि पशु पक्षियों की वे भावनाओं को समझते थे। वे अपना खाना छोड़कर केवल एक काले छोटे को उसके घर पर कुएं पर छोड़ने चले गए। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते थे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जैसे जो मुझे लगे कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने उनको ऐड किया है यहाँ पर। जैसे फर्स्ट है कि लेखक का घर किस शहर में था। लेखक का घर पहले ग्वालियर में था, दिल्ली में उनका जन्म हुआ था, परंतु बाद में वे मुंबई के वर्सोवा में रहने लगे थे। जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है। पहले जनसंख्या कम थी, लोगों के हिस्से में जमीन अधिक आती थी, बड़े बड़े घरों में लोग रहते थे, लेकिन अब बिल्डिंग्स बन गई हैं, फ्लैट्स बन गए हैं, तो लोग विवश होकर छोटे छोटे घरों में रहने लगे हैं। कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे। कबूतर के जोड़े ने रोशनदान में 2 अंडे दिए थे, उनमें से एक को बिल्ली ने तोड़ दिया और दूसरा जब उसकी माँ संभाल कर रख रही थी तो वो भी उसके हाथ से छूट गया। तो ये देखकर कबूतर फड़फड़ा रहे थे। प्रकृति में आए असंतुलन के क्या परिणाम हुए। विनाशकारी समुद्री तूफान आने लगे, अत्यधिक गर्मी पड़ने लगी, असमय बरसातें होने से जन धन और फसलें क्षतिग्रस्त होने लगी, आंधियां और तूफान आने लगे, नए नए रोग उत्पन्न हो गए जिससे पशु पक्षी असमय मरने लगे। प्रश्न नंबर 5 कि लेखक ने ग्वालियर से बंबई तक किन बदलावों को महसूस किया, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उन्होंने क्या क्या बदलाव देखे। उन्होंने देखे कि ग्वालियर से मुंबई तक अब बहुत सारे पेड़ काट दिए गए हैं, जो पशु पक्षियों के घर थे वो घर टूट गए हैं, नई नई बस्तियां बन गई हैं, चौड़ी सड़कें बन गई हैं, और जो पशु पक्षियों के घर थे ना
वो वहाँ से छोड़कर जा चुके हैं, कुछ ने अस्थायी डेरा डाल लिया है और कुछ हमेशा के लिए चले गए हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आए होंगे। एक और बात, आजकल मैं वीडियो डाल रही हूँ अपने चैनल पर, बहुत से लोग वीडियो को देखते भी हैं, कुछ व्यू भी आ रहे हैं, पर कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा, कोई भी कमेंट नहीं कर रहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अभी मैं सिर्फ 10th के चैप्टर डाल रही हूँ। अभी आने वाले टाइम में मैं 9th 11th 12th सब भी डालूँगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि 9th की जो बुक है, न्यू बुक जो आई है, उस पर भी मैं जल्दी से वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, 10th कोर्स ए के चैप्टर भी डालने हैं, 12th के भी डालने हैं। मेन फोकस मेरा 10th 12th पे रहेगा और 9th पे रहेगा जो नई बुक आई है। अभी 11th के चैप्टर में नहीं डालूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, थैंक यू।